हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रकृति दिस साइड, योर एसएसटी टीचर। देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की दोबारा से जो बुक लॉन्च हुई है क्लास 7 की एसएसटी की पार्ट 2 बुक का। इसका आज हम लोग करने वाले हैं आप लोगों का चैप्टर नंबर 1। तो इसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने आपका पार्ट 1 कंप्लीट किया था प्रॉपर बुक का, सेम ऐसे ही हम लोग पार्ट 2 जो बुक आई है आपका, इसका चैप्टर, हर एक चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन, उसके क्वेश्चन आंसर्स, उसका वन शॉट, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, हम लोग सब कुछ कवर अप करते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 1, द स्टोरी ऑफ इंडियन फार्मिंग। हम इस चैप्टर में बच्चा पढ़ने वाले हैं कि आखिर फार्मिंग किस किस तरीके से होती है, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, कहाँ कौन से प्रकार का एग्रीकल्चर होता है, मिट्टी क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है, फार्मर्स जो है वो कहाँ कहाँ पर है, कौन से सॉइल में क्या चीज ग्रो होती है। हम लोग सब कुछ रिगार्डिंग एग्रीकल्चर आपके इस चैप्टर का में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है यहाँ पे कृषि पाठशाला के द्वारा यहाँ पे कोट लिखा हुआ है, जो कि हर चैप्टर के स्टार्टिंग में 4 से 5 लाइन का एक कोट लिखा होता है, वो यहाँ पर मेंशन है। तो क्या कहते हैं इसमें, कहते हैं फार्मर हु लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ हिज कैटल। एक ऐसा फार्मर जो कि अपनी कैटल कैटल यानी कि जो भी उसके पास शीप है या गॉट है या काउ है या बफेलो है, कुछ भी उसके पास वो है, जो उसकी भलाई के लिए उसका ध्यान रखता है। विजिट्स हिज फार्म डेली, अपने फार्म पर डेली जाता है। जिसके पास नॉलेज हो किसकी, सीजन्स की, कि हाँ जी अब विंटर सीजन है, अब समर सीजन है, तो क्या ग्रो करना है क्या नहीं ग्रो करना, जिसके पास ये नॉलेज हो, जो कि सीड्स को लेकर कि भाई कहाँ पर कौन से सीड्स ग्रो होंगे, कब होने चाहिए, उसको लेकर काफी केयरफुल हो। प्लस वो इंडस्ट्रियस हो। इंडस्ट्रियस का मतलब जो कि इंडस्ट्री यानी कि जो टेक्नोलॉजी आ रही है उससे खुद को अवेयर रखे, उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करता रहे। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, वो काम करता रहे, इज रिवॉर्डेड विद हार्वेस्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एंड नेवर परेशेस। मतलब कहते हैं कि यानी कि उसके पास जो है हर प्रकार की कटाई उसके पास होती है। कटाई का मतलब जो हार्वेस्टिंग होने के बाद जो फसल आती है ना, तो कहते हैं उसे हम बोलते हैं कटाई। तो वो उसके पास भरपूर रहती है और वो कभी भी खत्म नहीं होती है। पेरिश का मतलब होता है खत्म हो जाना या खराब हो जाना, तो वो उसके पास नहीं होती। सिंपल सी भाषा में ये कहा गया है कि एक ऐसा फार्मर जिसको नॉलेज हो, जो सही तरह से काम करता हो, अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा ही रूटीन से उसको चीज़ों को फ़ॉलो करता हो, काफ़ी कंसिस्टेंट हो, सब चीज़ उसको पता हो, जानता हो, पहचानता हो, काफ़ी अवेयर हो, ऐसा फार्मर के पास हमेशा खूब भरपूर मात्रा में फसल रहती है, उससे कमाता भी है और अपने घर का पालन-पोषण भी करता है। देखो यहाँ बच्चा आपके पास ना कुछ 6 पिक्चर दिखा रखी है। इसमें देखो फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखा रखा है किस तरीके से जो एक फार्मर है वो प्लोइंग कर रहा है। प्लोइंग का मतलब जो हल को जो जो आपका जो खेत है उसको हल से जोतना जिसे हम कहते हैं, हल्का-हल्का टिल कर देना, ताकि उसके बाद आप आराम से उसमें सीड्स बो सको। एक बार ज़रा समझना, मान लो अगर आप लोगों का ऐसे प्लेन लैंड है, बिल्कुल प्लेन है, अगर आप बिल्कुल ऐसे प्लेन है, प्लेन, उसमें अगर आप सीड्स करोगे तो आपको अंदर घुसेड़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। सीड्स को पहले बोओगे ना, सोइंग करोगे पहले उसकी, तभी तो प्लांट जो है ग्रो हो पाएगा, क्रॉप उसके अंदर। तो अगर वो ऐसे प्लेन है तो क्या आराम से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर आप उसे हल्का-हल्का ऊपर से खोद दोगे, ऐसे-ऐसे करके आपने हल्का-हल्का उसे टिल कर दिया, तुम आराम से उसमें सीड बोओगे, रख दोगे मिट्टी से, प्रॉपर लैंड कवर हो जाएगा। मीन सोइंग करना, प्लोइंग करना से बहुत ज़रूरी होता है बाद में सीड्स को बोने के लिए। तो कहते हैं पहली वाले पिक्चर में आपको दिख रहा है कि जो प्लोइंग कर रहा है वो इस तरीके से बुलक कार्ट से कर रहे हैं, मतलब ट्रेडिशनल मेथड। बिकॉज़ इस वाले चैप्टर में आप लोग ये भी पढ़ने वाले हो कि पहले कौन से मेथड्स का इस्तेमाल होता था एग्रीकल्चर करने के लिए, एंड आज के टाइम पे कौन से मेथड्स या कौन से टेक्निक्स का, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है बेसिकली एग्रीकल्चर करने के लिए। ठीक है? यहाँ पे देखो दिखा रहे हैं आखिर हम ट्रैक्टर से कर रहे हैं वो चीज़ें, यानी कि शिफ्ट आ गया ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग आज के मॉडर्न मेथड्स पे आए हैं। यहाँ पे आपको दिखा रखा है पिक्चर नंबर 3 में किस तरीके से जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए भी आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कोट आएगा, मतलब एक डाटा आएगा आप लोगों के पास, और डेटा पढ़ेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि फसल जो चावल होता है, चावल की फसल ये लोग इस टाइम पे बो रहे हैं अपने हाथों से। एंड यहाँ दिखा रखा है किस तरीके से ये लोग फसल को बो रहे हैं, बेसिकली उसके बीज बो रहे हैं एक मशीन से। अच्छा जी, यहाँ पे देखो आपको इधर जो 5th वाली पिक्चर है और 6th वाली पिक्चर है, यहाँ पे दिखा रखा है किस तरीके से ये लोग उसको अलग कर रहे हैं थ्रेशिंग मशीन से,
आगे दिखाऊंगी मैं कि किस तरीके से जो वीट है, जो दाना है, उसको बाकी जो प्रॉपर जो सिर्फ और सिर्फ फसल है उससे कैसे डंडी से उसको अलग कर रहे हैं। तो थ्रेशिंग मशीन का उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यहाँ पे दिखा रखी है। एंड यहाँ पे किस तरीके से वो बाद में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वेजिटेबल्स को, वो यहाँ पे दिखा रखा है। तो इन 6 पिक्चर्स में क्या है मैंने आप लोगों को वो बता दिया। यानी कि मैंने आप लोगों को चैप्टर का ओवरव्यू बच्चा अच्छा खासा दे दिया। अब देखो, एक चीज़ और पहले सुन लो, पहले एक वो तो बताऊँ बता पहले एक बार ये चीज़ सुनो कि बिकॉज़ मुझे पता है कि ये वाली वीडियोज़ आने में काफ़ी डिले हो गया, ऑलमोस्ट 1 मंथ का मेरे ख्याल से काफ़ी डिले हुआ है, बिकॉज़ ये वाली बुक बहुत पहले लॉन्च हो चुकी थी। मुझे जस्ट आज ही किसी बच्चे का कमेंट आया था, मैंने सुबह देखा था वो कमेंट, शायद कल आया होगा कि मैम न्यू बुक जो आई है पार्ट 2 7th का, उसकी भी आप वीडियोज़ अपलोड करो प्लीज़, वो हमें कहीं अच्छी नहीं लग रही है मतलब। तो तब मैंने देखा हाँ 7th क्लास की न्यू बुक आ चुकी है, बिकॉज़ मुझे ये इन्फॉर्मेशन थी कि 8th क्लास की आने वाली है। सो मेरा अपडेट वहाँ पर मैं प्रॉपर ध्यान था मेरा कि हाँ 8th की आएगी, बट 7th की वो एकदम से बुक आ गई। एंड आप लोगों ने जो मेरी प्रीवियस बुक की जो वीडियोज़ थी, उन वीडियोज़ को, उसके नोट्स को, उसके क्वेश्चन आंसर्स को इतना प्यार दिया है ना, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई रियली होप कि आप मेरी इन वाली वीडियोज़ को भी बहुत अच्छा प्यार दो। अभी तक पूरे ये यूट्यूब पे कहीं पर भी जो डिटेल वाली वीडियो है, हर एक चैप्टर की, वो अपलोड नहीं है। लोगों ने वन शॉट करा दिया है चैनल्स पे अपने, या क्वेश्चन आंसर्स करा दिए, बट जब तक बच्चों को चैप्टर ही क्लियर नहीं होगा, लाइन बाय लाइन पढ़ना उसको, चाहे आप अभी देखो चाहे आप 10 दिन बाद देखो, बिकॉज़ अभी एग्जाम्स में आने वाले हैं आप लोगों के। ऑल्दो मुझे एनसीईआरटी का ये फंडा समझ में नहीं आया कि 1-2 महीने पहले नई बुक लॉन्च करने का लॉजिक क्या है आखिरकार, बच्चों पे एकदम से इतना बर्डन डालना। बट ठीक है, इफ अगर आप लोगों की बुक आ रही है, आप लोग मेरी वीडियोस देखो, और जिसकी वीडियो आपको अच्छी लगे आप वो देखो, बट आप लोग चैप्टर कंप्लीट करो। एंड मेरी वीडियोस में ये रहता है कि हाँ, पहले आपको लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़ोगे, जब वन शॉट डालूँगी तो आप वन शॉट पढ़ोगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स आपको अलग से मिलते हैं, वो आपको मिलेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स अलग से मिलते हैं, तो वो आपको अलग से मिलेंगे। तो सब कुछ आपको यहीं पर ही मिल जाएगा, तो आपको अलग-अलग जगह भटकने की नीड नहीं है, बाकी आपको जिसका अच्छा लगे आप उसका उनसे पढ़ सकते हो। चलो, आगे देखो हम लोग पढ़ते हैं अपना इंडिया का एग्रीकल्चरल लैंडस्केप, यानी कि इंडिया में कहाँ-कहाँ पर कैसा एग्रीकल्चर होता है, किस प्रकार का एग्रीकल्चर होता है, उन सबको हम लोग यहाँ पे विजुअली सब कुछ देख-देख के पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। कहते हैं देखो, फार्मिंग और एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशंस ऑफ ह्यूमनकाइंड, मतलब कहते हैं कि बहुत पुराने समय से होता आ रहा है, सबसे पुराना जो है चलता आ रहा है हमारा बहुत टाइम से। फार्मिंग भी यानी कि एग्रीकल्चर करना, खेती बाड़ी करना बहुत पहले से जो है वो चलता आ रहा है। कहते हैं इट एनकम्पासेस द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब देखो, आपको सिंपल यहाँ बताया हुआ है स्टेप्स कि आखिर एग्रीकल्चर में क्या-क्या चीजें किस सीक्वेंस में होती है। सबसे पहले कहा गया है इट एनकम्पासेस द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले क्या होता है, मिट्टी को तैयार करा जाता है, मिट्टी प्रिपेयर होती है। फिर हम मिट्टी को प्रिपेयर कैसे करोगे, प्लो करके, उसको टिल करके लैंड को हल्का सा। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, फिर आप उसमें जो है प्लांट्स के बीज को बोओगे, आप प्लांट्स ग्रो करोगे, क्रॉप्स ग्रो करोगे। रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, यानी कि आप क्या करते हो, आप पालते हो। रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक यानी कि जो आप कैटल को पालते हो। आपको ये दिख रही है पिक्चर, ये क्या है, ये आपकी है एनिमल हस्बेंड्री। इसका मतलब क्या होता है, जहां पर आप एनिमल्स को पालते हो, उनकी देख रेख करते हो, उसे हम बोलते हैं आपका रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, यानी या फिर जिसे हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ये दिखा आपको। और कहते हैं कई केसेस में, कई बार क्या होता है, अगर हमें बहुत बड़े स्केल पे फार्मिंग करनी है, तो हम छोटे-छोटे क्रॉप्स ग्रो करने की बजाय हम बहुत बड़े-बड़े ट्रीज ग्रो करते हैं, ताकि हमें बहुत बड़े स्केल पे उसका प्रॉफिट मिल सके। वो चीज़ हुई। कहते हैं कुछ एरियाज़ में ऐसा भी होता है कि जो फार्मर्स होते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं पिसिकल्चर। अच्छा, पिसिकल्चर का मतलब होता है फिशेस को पालना। फिशेस को अच्छे से यहाँ पर पालना, उनकी देख-रेख करना, उनको ग्रो करना और फिर उसको सेल कर देना बेसिकली। बिकॉज़ आप समझ रहे हो यहाँ पर फिशेस को आप क्यों पाल रहे होंगे? या तो आप उनसे कोई प्रोडक्ट ले रहे होंगे, आपने उनसे कुछ सामान लिया, या आप वो काटा-कूटी के लिए कर रहे होंगे, या फिर आप उनको सेल करने के पर्पज़ से। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, फिशेस को भी आप पाल रहे हो। तो जिसमें हम फिशेस को पालते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा आपका? उसे हम बोलते हैं पिसिकल्चर। ये आपके एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकते हैं आपसे। फिशिंग को पालना, फिशेस को पालना, पिसिकल्चर। रियर कोकून्स, कोकून्स यानी कि जो हम सिल्क वर्म पालते हैं ना, और जब हम सिल्क वर्म पालते हैं, उसे हम बोलते हैं बच्चा आपका सेरीकल्चर। प्लीज रिमेंबर दिस एज वेल। SERICULTUR, यहाँ पे स्पेलिंग अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे। सेरीकल्चर, ठीक है, तो कल्चर। तो कहते हैं सेरीकल्चर का मतलब होता है भैया आपका ये इनको पालना, किसको, सिल्क वॉर्म्स को पालना। And जब आप सिल्क वॉर्म्स को पालते हो, आप लोगों को पता है यही जो है कुकून्स फॉर्म करते हैं, जिनसे सिल्क का धागा निकल कर आता है। और ये कुकून्स कौन से, आप लोगों को यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये दिखा रखे हैं। अच्छा जी, ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं वेरी ब्रॉडली
बहुत मतलब बेसिकली बता रखा है कि एग्रीकल्चर का जो टर्म है उसको हम लाइव स्टॉक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हम उसको फिशेस को पालने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, अब आगे समझाऊंगी, हम उसको क्रॉपिंग करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली एग्रीकल्चर टर्म हम बहुत अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं, जिसका भी हम पाल रहे होते हैं, जिससे हम कुछ ना कुछ प्रोड्यूस निकाल रहे हैं बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे देखो आप लोगों को दिखा रखा है, कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर आपको जो टर्म है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एग्री जिसका मतलब होता है फील्ड और कल्चर जिसका मतलब होता है बच्चा कल्टीवेट करना। तो जब हम फील्ड में हम कुछ भी कल्टीवेट कर रहे हैं, कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ भी पाल रहे हैं, उससे हम सिंपल बोलते हैं बच्चा आपका एग्रीकल्चर। कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लासिफाई करा है इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें हैं उसको एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। अलाइड का मतलब होता है जो उसके साथ साथ चलने वाली है, जो उसके जैसी जैसी सी है, तो उसको साथ हमने मिला दिया, दैट विल बी कॉल्ड एज एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। कहते हैं इसमें क्या क्या आता है आपका एग्रीकल्चर में, देखो यहाँ मैंने आपको अंडरलाइन कर रखा था, इसमें क्या क्या आता है, लाइव स्टॉक यानी कि उसको पालना एनिमल्स को, बी कीपिंग का मतलब होता है एपीकल्चर। एपीकल्चर यानी कि ये देखो आपको दिख रहा है मधुमक्खियों को पालना। मधुमक्खियां क्यों पाल रहे होंगे, ये क्या होता है, शहद के लिए। ठीक है, कहने का मतलब मेरा शहद के लिए हम क्या करते हैं, हाँ जो बीज होती है उनको हम लोग पालते हैं। हालांकि देखो ये मत कहना क्या उनको वो काटते नहीं है, अरे भाई अलग तरीका होता है उनके पास, ऐसा नहीं है कि मधुमक्खी के छत्ते के पास गए पकड़ के ले आए, ऐसा नहीं होता, प्रॉपर वे से वो करी जाती है। फिशरीज मैंने आप लोगों को बता दिया, पिसिकल्चर सिल्क वॉर्म को, ताकि सिल्क का धागा, यान का मतलब होता है धागा प्रिपेयर करना, उसके लिए मैंने बताया आप लोगों को सेरिकल्चर, और फाइबर का प्रोडक्शन, और भी अलग अलग प्रकार के धागे या कपड़े बनाना, चाहे कॉटन का हो, चाहे जूट का हो, चाहे हेम्प हो, कुछ भी हो, उसके लिए उन सारे ही वर्ड्स के लिए हम किसका वर्ड एक, इन सब चीजों के लिए हम एक एग्रीकल्चर वर्ड ही यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने पिंक से ना आप लोगों को एक डाटा यहाँ पर गिवन है आपकी बुक में, वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है। उसको पढ़ने से पहले जरा एक बार समझो, यहाँ पे एक वर्ड आएगा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, जिसे हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जिसे हम बोलते हैं जीडीपी। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, मैम क्या नाम ले रहे हो, क्या जीडीपी किसका पीपीपी, सुनो, जीडीपी का मतलब क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि देखो भैया, हर देश है, हर देश में कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होता ही है। अब या तो वो सामान प्रोड्यूस होगा, गुड्स, गुड्स का मतलब वो खाने वाला गुड नहीं है, गुड नहीं, जैगरी की बात नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे एक होता है हमारे पास सर्विसेज। अब देखो अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो क्या मैं आप लोगों को कोई सामान दे रही हूँ कि ले भैया ये बुक ले, इससे ये ले, मैंने कोई सामान दिया नहीं, मैं आपको जस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं आपको जस्ट बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, आपके कुछ काम आ रहा है, इससे आपकी इनकम, इससे मेरी इनकम जनरेट होगी, आपकी इनकम जनरेट होगी आगे चल के, कुछ भी होगा। बेसिकली क्या है कि एक देश में गुड्स भी प्रोड्यूस होते हैं और सर्विसेज भी होती है, दोनों का जो भी सम होता है, जो भी एक साल में प्रोड्यूस हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमारा होता है उस साल का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी। जो भी उस साल में हमारी कंट्री के डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर, क्योंकि इसका नाम है डोमेस्टिक, चाहे वो बाहरी लोग आके करें, भाई यूएसए के आ रहे हैं, हमारे यहाँ यूके के आ रहे हैं, कहीं के भी आ रहे हैं, लेकिन वो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो कोई सर्विस हो, चाहे कोई कंपनी फॉर्म हो रही हो, उससे कुछ प्रोड्यूस हुआ, कुछ भी यहाँ पर है, हजारों लाखों करोड़ का होता है ये, उसे हम बोलते हैं जीडीपी। बहुत सिंपल भाषा मैंने ये बोला। अच्छा, अब आप लोगों ने ये पहले पढ़ा हुआ है, हमारे बेसिकली 3 प्रकार की एक्टिविटीज होती है हमारे पास। एक होता है हमारे पास प्राइमरी सेक्टर, एक होता है हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर, और एक होता है हमारा टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, रॉ मटेरियल को हम प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग नेचर का इस्तेमाल करके। सेकेंडरी में हम लोग उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, टर्शरी में हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, बहुत सिंपल भाषा में। अब ये मैं ज्ञान आप लोगों को क्यों क्यों दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जरा समझना, इस वाले पैराग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला गया है कि हमारे देश में एक साल में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं ना, उसमें से 18%, उसमें से 18% जो होता है वो हमारे एग्रीकल्चर से आते हैं। यानी कि प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी का मतलब हमने पढ़ा हुआ है प्राइमरी, जिसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, माइनिंग सेक्टर भी बोलते हैं, कि एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है भैया, हम नेचर का ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि इसमें क्या हो रहा है बेसिकली आपका, यहाँ पर हम लोग नेचर का इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से हम लोग कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सिंपल सी भाषा में यहाँ पर इससे हमारा 18% हमारे पास सामान निकल कर आता है। कितना हुआ, तो देखो लेकिन सामान निकल कर तो आ रहा है भैया 18% मात्र, और इसमें लोग लगे हुए हैं हमारे पास, आप देखोगे 46%, यानी कि 46% लोग। हमारे अगर देश में 100% लोग हैं, उसमें से आधे से बहुत थोड़े से कम लोग हैं जो कि इसमें लगे हुए हैं, लेकिन वो निकाल के क्या दे रहे हैं, आउटपुट कितना आ रहा है उसमें से, उसका 1/4 है, अठा मतलब 100% का
वन फोर्थ से भी कम है, 25% से भी कम आउटपुट दे रहे हैं वो लोग। मतलब काम बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, आउटपुट निकल रहा है जरा सा। बस इस पैराग्राफ में यहाँ पर आपको यही बताया गया है। ठीक है जी। तो कहते हैं बहुत लोग बाग इससे इसमें लगे हुए हैं एंड बहुत सस्टेन करता है पॉपुलेशन को, इससे निकल कर आता है एटसेट्रा एटसेट्रा, ये यहाँ पर बताया। जो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को कहा था कि एक डाटा यहाँ पर दूंगी आप लोगों को, वुमेन का भी डेटा होगा। इसमें यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब भी आप एक वर्ड सुनते हो फार्मर, आप लोग सोचते होंगे कि कोई मैन है जो काम कर रहा है, लेकिन नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। कहते हैं जो 70% यानी कि जो गांव के एरियाज हैं, उसमें जो फार्मर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं अपने खेतों में, उसमें से 75% से ज्यादा जो है कौन है, वो वुमेन है, जो काम कर रही है वहां पर। यहाँ पे देखो आप लोगों को थ्रेशिंग दिखा रखी है, तो मैंने यहाँ पर थ्रेशिंग की आप लोगों के लिए पिक्चर लगा दी है। इसमें क्या करते हैं, पूरी फसल को ऐसे पटक के मारते हैं, तो जो गेहूं का दाना होता है, जो क्रॉप है आपकी, वो नीचे गिर जाती है एंड बाकी सब जो धूल धड़का जो भी होता है वो सब कुछ उड़ जाता है, और जो ग्रेन है वो नीचे आ जाएगी। बाद में किसी ना किसी कहता बच गई, उसको हाथ से तोड़ लो। बट बेसिकली यहाँ पे ये होता है, और फिर हाथ में जो है सिर्फ और सिर्फ वो डंडा डंडी जो डंडिया है वो बच जाएंगी, और जो भी उसको पटक पटक के मारोगे, तो जो सामान है, जो ग्रेन है, वो नीचे गिर जाएगा। दिस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, जिसके लिए आज के टाइम पे हमारे पास, हमने देखा था ऊपर कि मशीन्स भी आ गई, जिससे हम लोग ये काम अब मशीन से हम लोग कर लेते हैं। दैट वाज। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आप लोगों को बता रखा है नेक्स्ट पेज पे, इंडिया का जो एग्रीकल्चर लैंडस्केप है वो बहुत ज्यादा बड़ा, भाई इंडिया जो है बहुत बड़ा है। तो कहीं पर कोस्टल प्लेन्स हैं, कहीं पर नदन प्लेन्स हैं, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर पानी है, कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पर हिमालयाज है, बहुत अलग अलग है। तो कहते हैं कि जब इतना अलग है और यहाँ पे हम इतनी अलग-अलग प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत अलग-अलग प्रकार के क्रॉप्स ग्रो होंगे। यहाँ पे आप लोगों को मैंने 4 पिक्चर्स आप लोगों के लिए लगा रखी है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फ्रॉम द गोल्डन व्हीट फील्ड्स ऑफ पंजाब, यानी कि पंजाब के यहाँ पे जो खेत आपको दिख रहे हैं ना बड़े-बड़े, यहाँ से लेकर के कश्मीर, जो कश्मीर की जो वैली है, सैफरॉन वैली, सैफरॉन यानी कि जो हमारा बेसिकली एक तो हमारे पास उसे हम बोलते हैं केसर भी होता है एक तो हमारा, तो वो कहते हैं और उसकी वैली है यहाँ पर, कश्मीर में सैफरॉन ग्रो होता है, तो उसकी वैली से लेकर के लश टी गार्डन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है, वहां के हरे भरे आपको ये टी के, चाय के बागान आपको देखने को मिलते हैं। और आपको केरला यानी कि साउथ में बहुत बड़े बड़े, एमराल्ड का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े चावल के पैडी, यानी कि चावल के आपको खेत देखने को मिलते हैं। यानी कि ये सब आपको दिखा रखे हैं कि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, तो यहाँ पे बहुत अलग-अलग प्रकार के जो है वो क्रॉप्स आपको देखने को मिलती है। ठीक है जी। अब देखो, अभी तक आप लोग ये मत सोचना कि हम 15 मिनट हो गई है, 17 मिनट हो गई है, सिर्फ 3 पेज हुए हैं। ऐसा नहीं है, जो स्टार्टिंग का था वो थोड़ा-सा लेंथी था, बिकॉज़ यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर का एक ब्रीफ मुझे इंट्रो देना था। तो हल्का लंबा हो सकता है, बट आगे जो है सब कुछ बहुत आराम से फटाफट से हम कवर करेंगे। कहते हैं अब यहाँ पे जरा समझना, कहते हैं क्रॉप्स को ग्रो करना बहुत अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्रॉप अगर ग्रो हो रही है तो जाहिर सी बात है उसमें मिट्टी का हाथ होगा कि कौन सी मिट्टी है, वहां का क्लाइमेट कैसा है उस टाइम पे, पानी की कमी है या पानी बहुत ज्यादा है, भूमि कैसी है, इन सारे ही फैक्टर्स पे जो हमारा जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है। कहते हैं जो फार्मिंग की जो स्टोरी है वो इन्हीं सब फैक्टर्स से रिलेटेड है। तो चलो जरा एक बार इन सब फैक्टर्स को पढ़ते हैं, पर इससे पहले जरा एक बार हल्का सा हम लोग इतिहास में झांकते हैं कि आखिर इतिहास में खेती बाड़ी शुरू कब से हुई, कहाँ पर हुई, क्या चीजें हुई। ठीक है जी। कहते हैं जरा एक बार इतिहास की बात करेंगे। अगर बात करूं मैं यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस की, आर्कियोलॉजिकल का मतलब आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, बेसिकली ऐसे लोग जो इतिहास में जाकर इतिहास के ऑब्जेक्ट्स को, चीजों को, साइट्स को, लोकेशंस को देखते हैं, समझते हैं और उससे सोचते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, एविडेंस निकालते हैं उस चीज की, उन्हें हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो कहते हैं जब उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करी, छानबीन करी, देखा रखा, तब उनको पता चला कि जो चावल है, जो राइस है बेसिकली, वो 7 to 8 मिलानियम BCE से गंगा के प्लेन्स में ग्रो हो रहा है। नाउ प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग, हाईली रिक्वेस्टिंग यू, बिकॉज मैं भी पक चुकी हूँ और जो बच्चे बार बार वीडियोस को देखते हैं, सारी वीडियो देखते हैं, वो लोग भी पक चुके हैं। जो बार बार मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे टाइमलाइन समझाऊं कि ये BCE क्या होता है और ये आपका जो इसके बाद का टाइम है यहाँ पर ये AD क्या होता है, ठीक है, AD को ही CE कहते हैं, ये याद रखना बस, और BC को ही हम लोग BCE कहते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है ये भी, कि BC जो है बिफोर क्राइस्ट है, AD एनो डोमिनी है। बट क्रिश्चियंस को भाई ये था कि भाई क्रिश्चियन का नाम पे है वो, तो हिंदू मुस्लिम के बाकी सबको ये था कि हम ये वर्ड क्यों यूज करें, तो इसलिए इन लोगों ने AD का नाम रखा कॉमन एरा, और BC का नाम रखा BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा। तो यहाँ पर आपको कोई चीजें पता है कि 7 to 8 मिलानियम BCE का मतलब है अराउंड अराउंड 8,000
8000 से लेकर के 6000 बीसीई तक की बात हुई है। तो एंशिएंट टाइम, इतने पुराने एंशिएंट टाइम की मैं बात कर रही हूँ, और आज देखो चल रहा है हमारे पास 2025। आज से करीब करीब 2000 साल ये हो गए और 8000 साल ये हो गए, तो आज से करीब करीब मैं 10,000 साल पहले की बात कर रही हूँ जब मैंने ये लाइन बोल रही हूँ। बस इतना आप लोग अब समझ लेना। तो यहाँ पे देखो कि एट एट ये 8,000 है, ये ऐसे नहीं है, 8,000 है, ठीक है। तो ये एट एट नहीं है, दिस इज 8,000, ठीक है। तो इसको हल्का सा याद रख। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आप लोगों से क्या कहा गया है। कहते हैं कि उस टाइम पर, यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर में दिख रहे हैं, ये एक सेकंड, यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर में दिख रहे हैं गंगा प्लेन्स। तो कहते हैं कि उस टाइम पर जो चावल था वो आज से 10,000 साल पहले, जरा सोचो एक बार, कि चावल आज से 10,000 साल पहले कहाँ पर, यहाँ पे गंगा प्लेन्स में ग्रो हो रहा था। बहुत पहले की बात है, मतलब है। इवन कहते हैं कुछ एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर ये भी कहा था, भाई देखो जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे जो चावल ग्रो हो रहा होगा बहुत ही सिस्टमैटिक वे से होगा, मतलब बहुत सिस्टमैटिक है, कब क्या ग्रो होना है सब पता है उनको, नहीं। लेकिन एटलीस्ट वो लोग एक्सपेरिमेंट्स करके उस चीजों को सीख रहे थे। अच्छा जी, ठीक है। मास्टरी कुछ टाइम बाद ही होगी, जाहिर सी बात है। कहते हैं मेहरगढ़। अब जरा आप लोगों को आपके 6 क्लास में पढ़ी हुई वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो मोहनजोदारो, वो मेहरगढ़, वो बलूचिस्तान, ये कुछ जगह के नाम याद है? कुछ कुछ डमडम हुआ, कुछ सर में डोगा, कुछ डमडम डोगाला सा हुआ कि हाँ ये नाम पढ़े हुए हैं। तो कहते हैं उसी टाइम पे जो आपकी सिविलाइजेशन थी बेसिकली, वहीं पर ये जो मेहरगढ़ वाला था, ठीक है, जो सिंधु सरस्वती नदी के आसपास का था, इंडस नदी के पास जो हमारी थी, वहां पर कहते हैं कि आज मतलब 7000 बीसीई में, करीब करीब आज से 9000 साल पहले, तो यानी कि चावल तो और पहले आ चुके थे, और आज से 9000 साल पहले बार्ले, मिलेट, व्हीट, ये सब भी ग्रो होना शुरू हुआ था। और चावल तो और 1000 साल पहले से हो चुके हैं, यानी कि चावल आज से 10,000 साल पहले से ग्रो हो रहे हैं। और ये जो गेहूं है, मक्का, ये मिलेट्स है, बाजरा, बार्ले वगैरह है, ये सब आज से 9000 साल पहले से ग्रो हो रही है, यानी कि बहुत टाइम हो गया इन सबको ग्रो होते हुए। कहते हैं चावल इवन हड़प्पन साइट्स में भी देखा गया था, मतलब कुछ टाइम बाद, बिकॉज यहाँ पे अगर साइड 10,000 बीसी है, तो हड़प्पन तो काफी टाइम बाद ही आया था। ये चीज आप लोगों को पता होंगे, तो बार बार मैं एक चीज को नहीं बोलूंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। देखो फिर यहाँ पर कहते हैं कि स्टार्टिंग में मतलब इन लोगों ने ऐसी क्रॉप्स ग्रो करी, फिर कहते हैं धीरे धीरे करके टाइम के साथ साथ ये लोग चावल और ये बार्ले, मिलेट के अलावा बाकी भी क्रॉप्स को ग्रो करना ये लोग सीख रहे थे। जैसे कि यहाँ पर इन लोगों ने सीखा ऑयल सीड्स को कैसे ग्रो करना है। ऑयल सीड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे बीज जिसे हम जब प्रेस करें तो हमारा तेल निकल कर आए। तेल ही तेल, तेल प्रॉपर तेल निकल कर आए, ठीक है। चाहे वो सेसम का हो, चाहे वो सरसों का हो, चाहे वो कैस्टर ऑयल हो, कोई सा भी ऑयल हो, तो वो यहाँ पर निकल कर आए। अच्छा, उन लोगों ने लेग्यूम्स ग्रो करना शुरू करा। लेग्यूम्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली ऐसी चीजें जो किसी ना किसी लंबी लंबी डंडियों से निकल कर आ रही हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप मटर, मटर के जो छिलके होते हैं क्या होते हैं? लंबे लंबे होते हैं ना वो, उसमें से हमें मटर के दाने मिलते हैं। ग्राम जो आप वो खाते हो ना, मोट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो उसके लंबे लंबे ऐसे ही होते हैं, इसको जब आप छीलते हो, काटते हो, तब जो है वो निकल कर आता है। इसे हम बोलते हैं लेग्यूम्स। बीन्स आपने देखा होगा, मम्मी फली बनाती है घर में, तो फली भी क्या होती है? वो लेग्यूम्स है। तो उन लोगों ने धीरे धीरे करके ये सब ग्रो करना शुरू करा। कपड़ों की क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू करा, कॉटन कैसे ग्रो कर सकते हैं, जूट कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो सीखा। बाकी अलग वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को ग्रो करना सीखा। ठीक है जी। अच्छा, जैसे कि बाकी ये सब हो गए, जुजूबे हो गया या जैक फ्रूट हो गया, कुछ भी यहाँ पर हो गया, इन सबको जो है ग्रो करना सीखा। अच्छा, अभी आपने 2-3 वर्ड पढ़े थे। एक पढ़ा आप लोगों ने सेरीकल्चर, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे? सिल्क वॉर्म्स को ग्रो कर रहे थे सिल्क के लिए। एक आप लोगों ने पढ़ा था बच्चा आपका एपीकल्चर, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे? कि बीज की कीपिंग कर रहे थे, मतलब जो मधुमक्खियाँ होती हैं बेसिकली उसका था। यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हो कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ग्रो करना। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चा क्या आपका? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, इससे हम इन सब के आगे कल्चर लगा लेना। ये सबको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं ये, और ये सब जो मिलकर है, ये सब मिलकर किसका पार्ट है आप लोगों का? ये सब जो मिलकर पार्ट है आप लोगों का, वो है किसका? एग्रीकल्चर का। आई होप आप लोगों को ये जो चीज है वो क्लियर होगी। ठीक है जी। अच्छा, कहते हैं कि वेदों में भी ये चीज मेंशन है कि आप सोचो वेद इतने पुराने हैं और मतलब इस टाइम के आसपास के हैं। तो वेद जो कि आज से 10,000 साल पहले, 8,000 साल पहले, 7,000 साल पहले पुराने हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये हमारे वेद हैं अलग अलग प्रकार के। कहते हैं इसमें भी इन सब क्रॉप्स का कहीं ना कहीं जिक्र था। याव यानी कि बार्ले का, गोधम यानी कि वीट का, व्रीहि यानी कि चावल का,
बाकी और भी कुछ क्रॉप्स का यहाँ पे जिक्र है। यहाँ पे देखो आपको दिखा रखा है जो हड़प्पन साइट्स थी कालीबंगन वाली, जो राजस्थान में थी, यहाँ पे दिखा रखी है आप लोगों को ये। आप लोगों को शेप दिख रही है यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न की, ये और ये आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है मैडम? जब आप एक किसी फील्ड पे एक सिंगल काइंड ऑफ क्रॉप ग्रो कर रहे हो तो वो तो सिंगल क्रॉप है ही, आप एग्रीकल्चर कर ही रहे हो। लेकिन जब आप एक फील्ड में एक ही सेम टाइम पर, सेम टाइम की बात कर रहे हो, सेम टाइम पे आप दो अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो, तो उससे हम बोलते हैं आपका इंटरक्रॉपिंग। देखो जो ये ब्लू वाला पार्ट है, यहाँ पे एक क्रॉप ग्रो करी है ऐसे पैटर्न में, अपने परपेंडिकुलरली आपने ऐसे एक और क्रॉप को ग्रो कर रखा है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या? आपका इंटरक्रॉपिंग। तो कहते हैं उस टाइम पर भी ऐसे क्रॉपिंग होती थी एंड आज से कुछ साल पहले भी ऐसे ही क्रॉपिंग जो है यहाँ पर करी जाती है। आपको उसका एविडेंस जो है यहाँ पर दिखा रखा है। यहाँ पे आपको पास से एक पिक्चर दिखा रखी है जहाँ पे देखो ये जो लंबे वाले हैं ये शुगर केन के हैं एंड ये जो छोटे वाला आप लोगों को दिख रहे हैं ये वाले पत्ते, एक सेकंड रुको, ये जो आप लोगों को जो लंबे वाले पत्ते दिख रहे हैं ये सब ये शुगर केन के हैं एंड ये जो आपको छोटे दिख रहे हैं ग्रीन ग्रीन नीचे ये सब किसके? पंपकिन के हैं, ये सीड्स। तो कह रहे हैं यहाँ पर भी क्या करी हुई है? इंटरक्रॉपिंग करी हुई है, एक साथ दो क्रॉप्स को एक ही फील्ड पे ग्रो करा हुआ है। ठीक है जी, इसे हमने बोला है इंटरक्रॉपिंग। कहते हैं इस टाइम पे ना ही सिर्फ क्रॉप बल्कि एनिमल्स को पालना, डोमेस्टिकेट करना भी यहाँ पर शुरू हो गया था। चाहे वो हमारे डॉग्स हो, चाहे वो कैटल हो, चाहे शीप हो, कुछ भी यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे एनिमल्स को पालते थे। इट वाज अराउंड चल क्यों नहीं रहा, एंड इट वाज अराउंड 3500 BCE और आज क्या चल रहा है? 2025 AD, यानी कि सी कह सकते हो आप इसको। ऐड कर दो इन दोनों को, यानी कि आज से 6000 साल पहले से डॉग्स को या किसी भी एनिमल्स को पालना शुरू हो गया था। ठीक है जी। तो ये जो है चीजें जो है तभी शुरू हुआ था, यानी कि पहले इन लोगों ने फसलों से काम करना शुरू करा। पहले ये लोग एनिमल्स को मारते थे, भाई मारा काट के खा लिया। बाद में इन लोगों ने देखा कि मारने से ज्यादा बेनिफिट उन लोगों को पालकर उनसे दूध दही, जो भी उनको दही कह रही हूँ, दूध वगैरह लेना जहाँ ज्यादा बेनिफिशियल है, उनको चरवा कर फिर उनसे सामान लेना, उस सामान को जो है आगे सेल कर देना या खुद को सस्टेन करने के लिए खाना पीना, वो ज्यादा बेनिफिट है। तो उन लोगों ने बाद में जो है इन सबको पालना शुरू करा। अच्छा कहते हैं कि सबसे पहला जो जानवर था जिसको पाला गया था वो था डॉगी। ठीक है, तो वो सबसे फर्स्ट जानवर था। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कहा गया है बच्चा आप लोगों से कि हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में, यानी कि बहुत पुराने समय की बात करी हुई है, उस टाइम पे आप देखते हो जो टेक्स्ट है पुराना, वो हमको बताता है कि भैया कितनी एग्रीकल्चर जो है कितने प्रकार का हुआ करता था और आप किस तरीके से एग्रीकल्चर से आप पैसा कमा सकते हो या फिर कैसा एग्रीकल्चर करके आप बहुत उसे अच्छी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो। या आपको जो है पुराने टेक्स्ट में भी समझाया गया है, जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट रह चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर दिखा रखा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, याद है वो चाणक्य वाला। संगम लिटरेचर याद है आपको तमिल्स का। अमरुक्ष है यहाँ पर एक, यहाँ पे कृषि प्रेशरा है जिसका आपको ऊपर कोट दिया हुआ था चैप्टर की स्टार्टिंग में। वराह मीरा की जो बृहत संहिता है और सुरुपल का जो वृक्ष आयुर्वेद है जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर, आई थिंक सेक्रेड ग्रोव्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये इन सब में जो है अलग अलग तरीके से एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने का, एग्रीकल्चर के बारे में, हॉर्टिकल्चर के बारे में, प्लांट की डाइवर्सिटी के बारे में अलग-अलग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। इवन कुछ में तो एनिमल्स को कैसे पालना है और उनका ध्यान कैसे रखना है वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिखा रखा है। एक यहाँ पर चीज बताई हुई है, सुरुपला का यहाँ पर ये वृक्ष आयुर्वेद की बात करी हुई है। कहते हैं कि वो यहाँ पे रिकमेंडेशन देते हैं, आपको बताते हैं कि आप कैसे कर सकते हो, सीड्स को आप कैसे तैयार करो, आप सॉइल को कैसे कल्टीवेट करो, सॉइल में कल्टीवेशन के अलग अलग तरीके, सॉइल को बीज को प्लांट करने के अलग अलग तरीके और कैसे आप उससे अपनी फसल को और अच्छा बना सकते हो, वो आपको बता रखा है। फिर वृक्ष आयुर्वेद में आपको बता रखा है कि अगर जो आपने सीड्स बोए, अगर आप उन सीड्स पे मिल्क, दूध को अगर आप उस पे स्प्रिंकल करो पानी की जगह, जब सीड्स बोए हैं उसके बाद अगर आप दूध को स्प्रिंकल करो, उस पे जो है गोबर डाल दो, गोबर यानी कि जो काऊ का डंग है, आप वो डाल दो और फिर आप उसको सुखा दो उन सबको। आपने सीड्स लिए, आपने सीड्स को वो करा, जब आपने उन बीजों पे मिल्क करा, आपने उसको गोबर में ऐसे वो कर दिया, आपने उसको सुखा दिया, अच्छा खासा मैन्योर बन गया वो। कहते हैं अब जब आप उसको सुखाने के बाद उसमें शहद मिला दो, आप उसमें ब्लैक पेपर मिला दो, उसको ग्रो करो, तो ये आप ऐसे सीड्स का इस्तेमाल करोगे तो आपका जो फसल होगी वो बहुत ही बढ़िया होगी, बहुत बढ़िया एकदम से स्प्राउट्स निकल कर आएंगे। स्प्राउट होगा यानी कि फसल बहुत बढ़िया उस टाइम पे ब्लास्ट होगी, निकलेगी बेसिकली, फट नहीं जाएगी।
अच्छा, कहते हैं अगर आपको ट्रीज़ को वाटर पानी देना है, तो कहते हैं कि न्यूली प्लांटेड ट्रीज़ इन एरिड लैंड शुड बी वाटर्ड। कहते हैं कि जो नया आपने प्लांट अभी ग्रो करा है आपने, तो आप कहते हैं कि एरिड लैंड है, अगर वो बिल्कुल बंजर भूमि है, तो आपको उसमें 15 दिन तक दिन में 2 बार पानी देना है, एक सुबह, एक शाम को, कम से कम 15 दिन तक। जब तक वो जो मिट्टी है, जो एरिड जो बंजर भूमि है, वो प्रॉपर तरीके से पानी से भीग ना जाए। ऐसे यहाँ पर बता रखे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा रखी हैं यहाँ पर। कहते हैं कि इसमें कुछ इरिगेशन के मेथड्स कि आपको पानी कैसे देना है फसलों को आपको वो बता रखा है। बृहद संहिता में ही एक ग्राफ्टिंग का मेथड है, जिस ग्राफ्टिंग के मेथड को हम लोग आज भी यूज करते हैं। ग्राफ्टिंग में बेसिकली क्या होता है, मान लो दो अलग अलग प्लांट्स हैं या प्लांट्स के दो अलग अलग स्टेम्स हैं, दो अलग अलग प्लांट्स मान लो, तो कहते हैं कि दो उन अलग अलग प्लांट्स की दो स्टेम्स को हमने काट लिया, तो हमने एक स्टेम में, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहा है एक प्लांट ये रहा, एक प्लांट कोई और होगा, आपने इसकी जो स्टेम है इसमें लगी रहने दी, दूसरे प्लांट की जो स्टेम थी वो काटी और इसमें जो ऊपर से आपने इसको जोड़ दिया। देखो ये जुड़ गई। एक बार इसको ज़ूम करके दिखाऊँ अगर मैं आप लोगों को, आप देखोगे ये जो है बच्चा ये आपकी जुड़ गई, ये 2 हो गई। अब ये जो आपने इसको जोड़ दिया, तो कहते हैं कि इसे हमने बोला है ग्राफ्टिंग, और इससे क्या होगा कि दोनों ही जो प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कंबाइन हो जाएँगी और एक बहुत अच्छा जो है प्लांट, बेसिकली यहाँ पे एक बहुत अच्छी क्रॉप जो है यहाँ से वो प्रोड्यूस होगी। ये वाली बात यहाँ पे कही हुई है। तो कहते हैं ग्राफ्टिंग का जो मेथड है वो उसमें भी गिवन है, इसका इस्तेमाल हम आज भी करते हैं। ये बात कही गई। अब देखो आगे हम लोग पढ़ते हैं बच्चा आप लोगों का क्लाइमेट, सीजन्स एंड क्रॉप्स, कि कौन-कौन से क्लाइमेट हैं, कौन से सीजन्स हैं, कहाँ पर कौन सी क्रॉप ग्रो होती है एटसेट्रा, उसके बारे में ज़रा हम लोग एक बार देख लेते हैं। ओके, कहते हैं इंडिया वैरिड, इंडिया का जो इतना डिफरेंट काइंड ऑफ ज्योग्राफी है, हमारी टेरेन बहुत अलग है, क्लाइमेट बहुत अलग है, इनसे क्या होता है ये चीजें इन्फ्लुएंस करती है, कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है। भाई देखो हमारे यहाँ का आपको पता है बच्चा क्लाइमेट बहुत अलग है, अभी आपको बताऊंगी, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है आप लोगों का पार्ट नंबर 1 जो आपकी बुक थी, उसके चैप्टर नंबर 3 में, वहां मैंने समझा रखा है कि हमारे 7 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स होते हैं, अभी समझाऊंगी आगे। तो कहते हैं कि हमारी ज्योग्राफी बहुत अलग है, हमारा टेरेन बहुत अलग है, कहीं पर प्लेट्यू है, तो कहीं पर हिमालयाज़ हैं, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर पानी है, कहीं पर डेज़र्ट है, बहुत अलग हमारी ज्योग्राफी है। एंड इन सब की वजह से अलग-अलग रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स का ग्रो होना आम बात है। अगर वहाँ की भूमि अलग है, अगर वहाँ की सॉइल अलग है, अगर वहाँ का क्लाइमेट अलग है, ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे अलग-अलग प्रकार की जो क्रॉप्स है वही ग्रो होंगी, बहुत सिंपल है। इसमें भी जो मॉनसून है, जहाँ जो पानी आ रहा है हमारी फसलों को जिससे पानी मिल रहा है, वो ज़ाहिर-सी बात है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रोल है वो प्ले करती ही करती है। अच्छा, शुएनज़ांग जो चाइना का एक पिलग्रिम था, जो टहलने, घूमने जस्ट जस्ट ट्रैवल करने आया था 7th सेंचुरी में, इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे इस बुक में। उसने भी यहाँ पर यही बात कही थी उन्होंने भी, कि द क्लाइमेट और जो क्वालिटी ऑफ सॉइल है हमारी, क्योंकि वो डिफरेंट है, तो जो लैंड प्रोड्यूस करेगा वो भी डिफरेंट ही होगा। वही बात जो हमने यहाँ पर करी है कि जब ज्योग्राफी अलग है, सॉइल अलग है, क्लाइमेट अलग है, तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स ही डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में ग्रो होंगी। बहुत सिंपल सी बात है। कहते हैं बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन है एक इंडिया की क्लाइमेट डाइवर्सिटी के ऊपर, जो कि आप लोगों ने यहाँ पर आप लोगों की जो बुक 1 का चैप्टर नंबर 3 था, उसमें यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इंडिया में कितने प्रकार के क्लाइमेट्स होते हैं। तो हमने भी यहाँ पर पढ़ा है कि भैया इंडिया में जो है 7 टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट्स होते हैं। 7 प्रकार के। नॉर्थ में आप लोगों ने देखा है हिमालयन माउंटेन्स में जो नॉर्थ वाला है वहां पे अलग होता है, जिसे हम एल्पाइन कहते हैं। हिमालयस के बिल्कुल नीचे जो आपका होता है वो आपका होता है टेम्परेट वाला। मान लो अगर मैं इंडिया का आपको बताऊं, अगर इंडिया की बहुत सिंपल सी भाषा में, देखो मैप तो यहाँ पर नहीं है, बट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो हिमालयाज वाला पार्ट है यहाँ पर अलग प्रकार का क्लाइमेट होगा बिल्कुल। ठीक है, हिमालयाज का जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ वाला पार्ट है, यहाँ पे आप लोग देखते हो कि यहाँ पर बच्चा टेम्परेट होगा। ठीक है, पंजाब और हरियाणा का जो अपर वाला पार्ट होगा, वो जो पंजाब हरियाणा दिल्ली वाला जो पूरा एरिया है ये बीच वाला, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बच्चा कैसा होता है आप लोगों का सब ट्रॉपिकल जो जोन है वो यहाँ पर रहता है। तो अब उसके ऊपर प्लेट्यू वाला रीजन आएगा, उसमें जो यहाँ ये जो प्रॉपर ये वाला पार्ट है बच्चा, ये तो आप लोगों को पता है हमारा ट्रॉपिकल ही होता है, जहाँ पे अच्छी खासी बारिश वगैरह सब आती है। ये हमारे कोस्टल रीजन्स होते हैं, यहाँ पे हमारा डेजर्ट होता है, तो यहाँ पे तो भैया बिल्कुल ही एरिड क्लाइमेट रहता है। हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, तो एरिड रहेगा यहाँ पर।
कोस्टल एरियाज में मैंने बोला ये वेस्टर्न कोस्टल एरिया है खासकर, तो काफी ज्यादा यहाँ पर जो है बारिश हमें देखने को मिलती है। डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया है तो ये सेमी एरिड रहता है। पेनिनसुला वाला एरिया है तो यहाँ पे हल्की ठंड रहती है। ये हमने चीजें पढ़ी हुई है, तो यहाँ पर आप लोगों को यही जो है 7 प्रकार के जो क्लाइमेट्स आप लोगों को यहाँ पर ये बता रखे हैं कि इंडिया में कौन कौन से अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट होते हैं। ऑल्दो मैंने ये पिक्चर यहाँ पे लगा दी है, नॉट वेरी नेसेसरी, नहीं आप लोग को ऐसा कुछ याद करना है यहाँ से, बस हाँ मुझे लाइन दिखी तो मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा दी। कहते हैं यहाँ पर हर एक एरिया में, जाहिर सी बात है, हर एक एरिया को, अगर वो हिमालयाज एरिया है तो वहां पे आपको अलग प्रकार की थोड़ी सी कम धूप मिलेगी, जहाँ पे आपको कम बारिश मिलेगी, कम मिलेंगी। अगर आपका वो ट्रॉपिकल एरिया है, अगर आपका फॉर सपोज वो केरला है, अगर आपका तमिलनाडु है, तो वहां पे क्या होगा, बहुत ट्रॉपिकल एरिया है, तो वहां पे आपको बारिश भी अच्छी मिलेगी, वहां पे आपको धूप भी बहुत अच्छी मिलेगी, तो सनशाइन वहां पे अलग हुई। दिल्ली वाला एरिया है, एक्सट्रीम हीट होती है, कभी-कभी बारिश होती है, कम बारिश होगी एज़ कम्पेयर टू आपके वेस्टर्न एरियाज़, तो वहाँ पे आपको धूप ज़्यादा है, यहाँ पे कम बारिश मिलेगी। तो डेज़र्ट का एरिया है, वहाँ पे धूप ही धूप है, बारिश है ही नहीं। अलग-अलग एरियाज़ में ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि क्लाइमेट अलग-अलग हो गया, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होंगी, वो वहाँ पर ग्रो होंगी। मॉनसून से अलग-अलग तरीके से वो अफ़ेक्ट होंगी। आई होप अब आप लोगों को ये जो लाइन है वो समझ में आ गई होगी। कहते हैं इंडिया इस तरीके से 15 अलग-अलग प्रकार के एग्रीकल्चर को लेकर अलग-अलग क्लाइमेटिक ज़ोन्स है, जिसमें जो इंडिया वो आपका डिवाइडेड है। अच्छा जी, कहते हैं सिंपल टर्म्स में जो क्लाइमेट के फैक्टर्स हैं, जो अलग-अलग प्रकार के सॉइल है, यही सब जो है उसको हेल्प करते हैं। कहते हैं यही जो कैटेगरी बना रखी है हमने 15 टाइप की अलग-अलग, इनसे ही जो गवर्नमेंट है वो आइडेंटिफाई कर पाती है कहाँ पर हमें कौन से क्रॉप को ग्रो करना है, कितना जो है वहां से हमको आउटपुट मिल जाएगा अलग-अलग रीजन से। ठीक है जी। अब देखो यहाँ आपको नेक्स्ट समझा रखा है द मॉनसून का एंड एग्रीकल्चर, कि आखिर मॉनसून का और एग्रीकल्चर का आपस में क्या रिलेशन है, कहाँ पर कौन सी क्रॉप ग्रो होनी है, उसको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। इतना क्लियर हुआ? अच्छा जी। कहते हैं जो इंडिया का मॉनसून है इज अ की फैक्टर इन कंट्रीज की एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी। भैया जब मॉनसून हो रही है, अगर अलग-अलग एरियाज में अलग प्रकार की बारिश आ रही है, तो अलग-अलग की क्रॉप ग्रो होंगी, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी, विभिन्नता होगी, डाइवर्सिफिकेशन होगा, वेरिएशन होगा। कहते हैं इससे क्या होता है भैया, जब मॉनसून हो रहा है यानी कि बारिश आ रही है, और बारिश आएगी तभी तो क्रॉप्स ग्रो होंगी, पानी कैसे मिलेगा वरना? वरना आपको प्रॉपर रूप से एग्रीकल्चर पे डिपेंड होना पड़ेगा। सही बात है ना? अच्छा जी। कहते हैं इंडिया एक्सपीरियंस करती है 2 प्रकार की मानसून। पता है आप लोगों को ये चीज़? साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। यहाँ पे देखो दोनों ही पिक्चर्स लगा रखी है। साउथ वेस्ट मानसून आप लोगों को पता है ऐसे करके इक्वेटर से मेडागास्कर के पास क्रॉस होके इंडिया पहुंचती है ये। तो ये जो हमारा होता है जिसे हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। जब इंडिया में क्या होता है, बहुत हाई अ, टेम्परेचर रहता है। जब हल्की-हल्की यहाँ पे ठंड आनी शुरू होगी, तो ये जो विंड्स यहाँ पर आई थी, यहाँ पे आके इन्होंने बरसात करी थी, घूमकर ऐसे भी आई थी। यही विंड्स अब यहाँ से बच्चा वापस हो लेंगी, और जब यही विंड्स वापस होती हैं, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून। और जब ये विंड्स आती है, इसे हम बोलते हैं क्या, आपका साउथ वेस्ट मानसून। पता है आप लोगों को ये चीज़ें? मैंने आप लोगों को प्रॉपर समझा रखा है क्लाइमेट वाले चैप्टर में कि आखिर बारिश आती कैसे, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उस चीज़ को बहुत अच्छे से। अच्छा जी, ठीक है। कहते हैं जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, आई होप आप लोगों को याद होगा, नहीं हो तो एक बार क्लाइमेट ऑफ इंडिया वाले का वन शॉट देख लेना कृपया करके, बिकॉज़ अगर यहाँ पे मैंने वो रिपीट करा, मेरे बच्चे मेरे को बहुत डाँटेंगे। मैम बार-बार एक ही चीज़ समझाते रहते हो, हम लोग पक जाते हैं, सुकर। ठीक है? ओके। कहते हैं जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, आप लोगों को पता है उसमें जून से लेकर के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3-4 महीनों में जो है बारिश खूब भरपूर मात्रा में आती है। वेस्टर्न एरियाज़ में आती है। दिल्ली, मेघालय से घूमकर मौसिनराम में 400 सेंटीमीटर की बारिश देकर जो है वो आती है। अच्छा जी। कहते हैं ये जो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, बहुत क्रूशियल होती है हमारे सीज़न्स की ग्रोथ के लिए, चाहे वो खरीफ क्रॉप हो और चाहे वो नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया। बेसिकली मतलब मैंने क्या बोला कि नॉर्थ इंडिया में ये खरीफ क्रॉप क्या है मैडम? ये आपने क्या बोला? ये समझ तो नहीं आया। ये आगे सब समझाऊँगी, टेंशन नहीं लो। कहते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून आप लोग को बस ये याद रखना है, बस आपको याद ही होगा, बस एक बार समझ लो कि हाँ, जो साउथ वेस्ट मानसून होता है उससे क्या होता है, हमारा जून से सितंबर के एरियाज में नॉर्थ इंडिया में खासकर और सेंट्रल इंडिया में भी हमें जो है बारिश देखने को मिलती है, जिससे वहां की क्रॉप्स को फायदेमंद उनके लिए होती है वो। जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, हम लोगों ने पढ़ी हुई है ये चीजें, वो मानसून ऐसे रिटर्न होता है, तो यहाँ से पानी लेता हुआ वो इन वाले एरियाज में बारिश करता हुआ जाता है, एंड इससे यहाँ के जो फार्मर्स होते हैं उनको इस टाइम पर भी इनसे फायदा हो जाता है, तो वही यहाँ पर कह रहे हैं। अच्छा, कहते हैं जो रेन आती है इन दोनों ही मानसून पीरियड्स के बीच वाले टाइम में, देखो
हालाँकि यहाँ पर जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है दैट इज़ का मतलब है, जब मैंने ये बोला कि जून से लेकर के सितंबर वाले एरियाज़ में हमें जो है हमारा क्या होता है वो साउथ वेस्ट मानसून होता है और उस वो नॉर्थ में जो है बारिश करके जाता है, जिससे यहाँ की क्रॉप्स को फ़ायदा रहता है। इसलिए मैंने बोला अक्टूबर से नवंबर बेसिकली आप लोगों का होता है, जो कि हमारी जो कौन-सी क्रॉप्स है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून इस टाइम पर आता है और वो हमारे जो साउथ के एरियाज़ है उनमें जो है बारिश करता हुआ जाता है। अब देखो लेकिन जो ये वाला टाइम पीरियड है, इस टाइम पे इन बिटवीन इस टाइम पे यानी कि सितंबर के बाद साउथ वालों को तो बारिश मिल रही है, लेकिन नॉर्थ वालों को बारिश नहीं मिल रही है। तो इस टाइम पे कहते हैं कि इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि जो नॉर्थ वाले हैं, चाहे वो कोई सी भी यहाँ पर नॉर्थ की स्टेट्स हो, उन सबको इरिगेशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, चाहे वो कैनाल्स हो, चाहे ड्रिप इरिगेशन हो, चाहे स्प्रिंकलर हो, चाहे वो अ, अलग आपका स्पेल इरिगेशन हो, कुछ भी आपका उस पर डिपेंड रहना पड़ता है। यानी कि बेसिकली उनको जो है बारिश का जो नेचुरल सोर्स है, वो उनको उस टाइम पे नहीं मिलता है। कहते हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश वगैरह जो ये साउथ वाली स्टेट्स है, ये सब तो आराम से इनके पास मानसून होता है, वरना कभी-कभी इरिगेशन होता है, तो यहाँ पे इन लोगों के लिए खेती-बाड़ी करना ज़्यादा आसान रहता है। ये चीज़ें जो आप लोगों को यहाँ पर समझा रखी थी। अब ज़रा एक बार इस वाले पॉइंट को बच्चे बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से करना, क्योंकि इतने प्यारे तरीके से यहाँ पर आप लोगों को ये समझाया हुआ है कि मुझे मेरा खुद ही दिल आ गया इस तरीके पे, जिस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को ये जो फिगर बना के आपको तीनों ही प्रकार की हमारी क्रॉप सिस्टम्स के बारे में बताया गया है। कहते हैं बेसिकली पूरे ही हम इंडिया को कहते हैं कि इंडिया में 3 प्रकार के क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं। एक होता है खारिफ, एक होता है राबी और एक होता है ज़ैद क्रॉप। 3 प्रकार की होते हैं। अब हम बोलते हैं भैया बहुत टाइम से जो है ये रिदम चलती आ रही है कि कब हमें किसको ग्रो करना है, कब इसके सीड्स को बोना है, कब इसकी कटाई करनी है फसल की, कब हमें वो खाने को मिल जाएगा। ये एक रिदम चलती आ रही है और ये रिदम आज से नहीं बहुत सालों से चलती आ रही है, बहुत मुगल के टाइम से मतलब बहुत पहले से। और ये कहते हैं जो ये नाम मिला हुआ है खारिफ, राबी, ज़ैद वाला ये मुगल्स के टाइम से ये जो है नाम ये पड़ा हुआ है। देखो यहाँ बच्चा आपको क्या करा हुआ है, आपको आपके साल को इस तरीके से महीने दर महीने के रूप में डिवाइड करा हुआ है, यहाँ तक वो दिखा रखा है। और कहते हैं कि यहाँ जो हर एक क्रॉप के बारे में आपको यहाँ पर दिखा रखा है कि ये राबी क्रॉप है, देखा आपने, ये आपकी खरीफ क्रॉप है, ये आपकी यहाँ पे ज़ैद क्रॉप है। राबी क्रॉप को बेसिकली हम लोग बच्चा आपकी विंटर क्रॉप भी बोलते हैं। खरीफ क्रॉप को बच्चा हम लोग मानसून क्रॉप भी बोलते हैं और ज़ैद क्रॉप को बच्चा हम लोग आपकी समर क्रॉप्स भी बोलते हैं। विंटर क्रॉप इसे हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप समझो, इसका जो सीड्स को बोना, जब भी आप किसी भी फसल को ग्रो करना है, पहले आप उसके सीड्स को बोओगे यानी कि सोइंग करोगे। फिर आप जो यहाँ पे पानी दोगे, इरिगेशन करोगे, ध्यान रखोगे उसका, तो वो ग्रो हो रहा है तो इसका ग्रोइंग सीजन है। फिर आप उस फसल की कटाई करोगे जिसे हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग और फिर उसके बाद जो आपको खाने को मिलेगा। इस तरीके से प्रॉपर एक क्रॉप का जो रिदम है वो चलती है। कहते हैं जब हमने इसको राबी को विंटर क्रॉप बोला, तो विंटर क्रॉप क्यों बोला? क्योंकि इसके जो सीड्स होते हैं, जो बोना होता है हमको, हम अक्टूबर के अराउंड हम लोग कर देते हैं। अक्टूबर में हमने सीड्स बोए, अक्टूबर नवंबर के आसपास। उसके बाद जो है वो ग्रो होता है दिसंबर, जनवरी, फ़ेब का टाइम लेकर और मार्च से अप्रैल में हम लोग इसकी फसल की कटाई कर लेते हैं। अब तभी हम देखते हैं कि गेहूँ हो गया, बारला है, मटर है। मटर आपको ठंड में ही खाने को मिलती है जैन के अराउंड, ठीक है? जो आपका सरसों है, जो ग्राम है, आपके चने वगैरह हैं, वो इस टाइम पर ही काफ़ी ग्रो होते हैं। पहली चीज़, पहली क्रॉप हुई। खरीफ क्रॉप जिसे हम लोग मानसून क्रॉप बोल रहे हैं। मानसून क्रॉप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो हम इसकी बीज को बो कब रहे हैं? जून-जुलाई के आसपास। हमने इसके बीज बोए। क्योंकि जो खरीफ क्रॉप होती है उसको पानी जो है बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। उनको हीट जो है अच्छी खासी चाहिए होती है। जबकि राबी क्रॉप को हल्का ठंडा मौसम चाहिए और पानी उन्हें कम चाहिए। बट इनको जो है गर्मी चाहिए और रेनफॉल बहुत हेवी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर दिखा रखा है कि भैया जून में यहाँ पर हमने क्या करा है सीड्स को बोया है बहुत अच्छे तरीके से, फिर वो ग्रो होगा धीरे-धीरे करके फिर हम उसकी अक्टूबर नवंबर तक हम उसकी कटाई कर लेंगे। देखो चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, गन्ना है, कॉटन है, ये सब क्या है आप लोगों की खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप चावल को आपको पता है ना पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो यहाँ पर दिखा रखा है। ज़ैद क्रॉप जो आप ये बीच-बीच में गर्मियों में जुलाई, अगस्त, जुलाई के टाइम पे वो खाते हो ना तरबूज, खरबूजा ये वही है, ठीक है? और टाइम पर तो कहते हैं इनकी जो क्रॉपिंग होती है हम वो जो सीड्स को बोते हैं हम वो मार्च के अराउंड सीड्स को बो देते हैं। और फिर मार्च, अप्रैल, जून तक ये ग्रो होते हैं, जुलाई में जो इसकी फसल की कटाई हो जाती है। अब जो है हमें वो खाने को मिलती है, हमारी ये खीरा हो गया, ये मस्क मेलन यानी कि खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, पम्पकिन हो गया, ये सब जो है हमें इस टाइम पर जो है खाने को मिलता है।
तो आप लोगों को ये रिदम समझ में आई। कहते हैं अगर कभी भी मान लो वैसा हुआ, देखो यहाँ पर दिखा रखा था कि अब ये सबके अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। मान लो कभी ऐसा हुआ कि खरीफ क्रॉप, मान लो चावल है, सर्टेन अमाउंट जो है पानी चाहिए, अब उसको लेकिन कभी बाढ़ आ गई या बहुत ज्यादा बारिश आ गई, उसको बहुत ज्यादा पानी मिल गया, फसल खराब हो गई। या मान लो अगर आप लोगों का कोई राबी क्रॉप है, आपका वीट है, गेहूं है, गेहूं को इतना पानी नहीं चाहिए, लेकिन मान लो जब गेहूं हो रहा है, जब ग्रो हो रहा है, तो नवंबर दिसंबर के आसपास तमिलनाडु वाले एरिया से बहुत ज्यादा पानी आ गया उनको, तो क्या होगा, फसल खराब हो जाएगी। और उस टाइम पे क्या होता है, जो रिदम होती है प्रॉपरली वो खराब हो जाती है। हम सबका नुकसान है, बिकॉज हम लोगों को जो खाना है वो किन से मिल रहा है, फार्मर से मिल रहा है। प्रॉपर जो रिदम है वो हमारी खराब हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। अच्छा जी, यहाँ पे देखो आपको दिखा रखी है कि हाँ जी किस तरीके से ये मस्टर्ड है, तो सरसों का खेत दिखा रखा है ये आप लोग को यहाँ पे दिखा रखा है मिलेट, ठीक है, जो बाजरा काइंड ऑफ जो चीजें होती है वो यहाँ पर दिखा रखा है। क्लियर हुआ। तो देखो आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर कहते हैं बच्चा अर्थशास्त्र में, ये आपको बहुत ही प्यारे, मतलब मैं लिटरली कह रही हूँ, मैंने इतना प्यारा तरीका आज से पहले एनसीईआरटी में इसको एक्सप्लेन करने का है, मैंने किसी बुक में नहीं देखा था। ये जो तरीका इन लोगों ने बनाया है इसको एक्सप्लेन करने का, तो प्लीज इसको बहुत ध्यान से बिठा लेना अपने दिमाग में। बहुत ही प्यारा तरीका है जिससे इन लोगों ने प्रॉपर सारी ही क्रॉप्स का एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है जी, आते हैं। अर्थशास्त्र कंटेन्स सेक्शंस ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि अर्थशास्त्र में जो आपका अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का, चाणक्य का, उसमें कहते हैं कि एग्रीकल्चर का अलग से सेक्शन तक बना हुआ है। इसमें लैंड को कैसे प्रिपेयर करना है, सीड्स को कैसे बोना है, कैसे फार्मर्स को पेमेंट करना है, ये बाकी चीजें हैं एग्रीकल्चर के बारे में, वो सब बता रखी है। एक बहुत ही अलग सी लाइन मैंने यहाँ पर पढ़ी, कहते हैं एक मतलब बेसिकली फसल के लिए, जो भी फसल यहाँ पे ग्रो हो रही है, उस फसल के लिए, फॉर सपोज खरीफ क्रॉप है, कोई भी चावल ग्रो हो रहा है, कुछ भी है, कहते हैं एक अच्छा रेनी सीजन उसको हम तब मानेंगे, एक अच्छा रेनी सीजन तब होगा जब जो बारिश हो वो जो शुरुआत में है और जो एंड में। फॉर सपोज अगर दिल्ली में बारिश होनी है, और मैं कहूँ भैया इस बार तो काफी अच्छा रेनफॉल का सीजन रहा है, दिल्ली में जो बारिश होती है वो आपकी बच्चा 50 से 100 सेंटीमीटर के अराउंड रहती है। ठीक है, मान लो 90 सेंटीमीटर जो है बारिश इस साल दिल्ली में होनी है, एनुअल रेनफॉल इतनी होनी है। कहते हैं अगर अच्छी रेनफॉल मैं तब मानूंगी तब स्टार्टिंग में और एंड में इन दोनों की मिलाकर हाँ 1/3 रेनफॉल हुई हो, यानी कि 15 सेंटीमीटर यहाँ पर हुई हो, 15 सेंटीमीटर यहाँ पर हुई, बिकॉज अगर आप इसका 1/3 निकालोगे 90 का, तो वो कितना आएगा आप लोगों का 30 सेंटीमीटर आएगा। और कहते हैं यानी कि 1/3 जो है इन दोनों का मिलाकर हो, और जो बीच की बची हुई 60 सेंटीमीटर बारिश है वो बीच में हो जाए, 2/3 बारिश। तो इसे मैं कहूंगी कि हाँ जी बहुत ही अच्छी बारिश जो है इस टाइम पर हुई है, बहुत अच्छा ये रेनी सीजन रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये जो साइकिल है वो बेकार है हमारी, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। अच्छा जी, फिर उसको उसको आप छोड़ो, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये जो आप पढ़ने जा रहे हो बच्चा, 15 मिनट्स में और हम टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, विच इज कॉल्ड सॉइल। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉइल के बारे में, विच इज द फाउंडेशन ऑफ कल्टीवेशन, कि हाँ जी किस तरीके से हम सॉइल को बेसिकली हम कल्टीवेट कैसे कर रहे हैं, कैसे हम क्रॉप करते हैं। बिकॉज अगर मिट्टी ही नहीं होगी तो खेती किस पे करोगे, सर पे अपने अपने नहीं ना, मिट्टी होनी चाहिए खेती करने के लिए। अगर मिट्टी नहीं होगी तो कैसे होगा, और आखिर मिट्टी फॉर्म कैसे होती है उसके लिए ये पता होना चाहिए। उसको जरा हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, फॉर्म कैसे हुई उसको पहले पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे कि आखिर ये होती क्या क्या है। ठीक है, अच्छा देखो, आपकी मान लो पत्थर है बहुत बड़े बड़े, भाई बहुत बड़े बड़े भाई साहब, पत्थर ही पत्थर है, ठीक है जी। जब उन पत्थरों पे बार बार पानी पड़ेगा, जब उन पत्थरों पे बार बार हवा के झोंके लगेंगे, आप सोचो एक बार इमेजिन करके देखो, या आप कोई वीडियो देखना उस पे, उसके रिगार्डिंग कोई एनिमेटेड वीडियो काइंड ऑफ, किस तरीके से पत्थर जो है वो सॉइल में कन्वर्ट होता है। पहले एक बार सोचो, फिर आप कोई देखो यूट्यूब की वीडियो आप लोग चेक कर सकते हो या गूगल पे सर्च कर सकते हो। कहते हैं मान लो एक बहुत बड़ा पत्थर है, बार बार पानी डल रहा है, उस पर बार बार मिट्टी हो रही है, हल्का टूटेगा, हल्का और टूटेगा, बार बार डलेगा, बार बार डलेगा। फिर क्या होता है उन पत्थरों पे, आप ये देखें कभी, ये वाले जो प्लांट होते हैं ग्रीन ग्रीन से काइयां लग जाती है, ये जो चीजें हो जाती है, इसे हम बोलते हैं एल्गी, या आप इसे बोलते हो मोसेस लिकेंस। ये प्लांट्स होते हैं जो कि पत्थरों पर ही ग्रो होते हैं। जब ये किसी पत्थर पे ग्रो होते हैं ना, तो ये ग्रो होने के बाद इस पत्थर को और तोड़ देते हैं, अपने ही साथ-साथ इसके जो पार्टिकल्स होते हैं फाइन फाइन, और जो रॉक की पार्टिकल्स होते हैं वो मिलकर फॉर्म करते हैं एक ऑर्गेनिक मैटर। ये जो प्लांट्स है आपके, ये प्लांट्स जब मर जाएंगे, इस पे जो एनिमल्स आसपास होंगे जब वो मर जाएंगे, इन सब का जो डेड मैटर होगा, जो इस ये जो है रॉक के साथ मिल जाएगा और फॉर्म करेगा आपका ऑर्गेनिक मैटर।
इसी ऑर्गेनिक मैटर से आपकी सॉइल जो है वो फॉर्म हो जाती है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर देखा कि मिट्टी जो है फॉर्म कैसे हुई। पहले पत्थर था, पत्थर टूटेगा, उसपे मॉसेस लिकेंस आकर बैठेंगे, यानी कि ये प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स मरेंगे और ये एनिमल्स मरेंगे इसके आसपास, और ये प्लांट्स मरकर इस रॉक को और तोड़ देंगे, इसके पार्टिकल रॉक के पार्टिकल के साथ मिल जाएंगे, और इस तरीके से बहुत ही फाइन रूप से मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और मिट्टी जो है वो फॉर्म हो जाती है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? और मिट्टी है क्या बेसिकली? लेयर, जो बिल्कुल आप लेयर है हमारे अर्थ के क्रस्ट की, उसे हम बोलते हैं हमारी क्या? मिट्टी, यानी कि सॉइल। कहते हैं भैया फार्मर्स के लिए बहुत ही एसेंशियल है, बिकॉज इसमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, यहीं से हम क्रॉप को ग्रो करते हैं, तभी हम लोग खा पाते हैं, वरना हम लोग भूखे मर चुके होते कब के। तो ये आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि पहले बेड रॉक है, वो डिसइंटीग्रेट होगी, वो टूटेगी, और वो फिर उसके बाद जो है वो और टूटेगी, पेरेंट मटेरियल आएगा यहाँ पर, सॉइल फॉर्म होगी, ह्यूमस फॉर्म होगा। ह्यूमस का मतलब वही जो मैंने बोला, प्लांट एंड एनिमल्स के मरने से जो उनका ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म होता है, उसे हम बोलते हैं क्या? आपका ह्यूमस। और फिर जो है इसी टॉप सॉइल पर आपके प्लांट जो है वो ग्रो हो जाएंगे, और इस तरीके से आप लोगों का क्या होगा? सॉइल की फॉर्मेशन आप लोगों की हो जाती है। सबसे ज्यादा हेल्पफुल कौन रहा यहाँ पे? रॉक और मॉसेस, लिकेंस वगैरह, वो सब जो यहाँ पर बहुत ही यूजफुल रहे। क्लियर हुआ जी? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात है जी। फिर देखो, हम लास्ट पॉइंट आप लोगों को पढ़ना है हमें फिलहाल आज की वीडियो का, व्हिच इज कॉल्ड सॉइल्स ऑफ इंडिया। कि आखिर मिट्टी में कौन-कौन से प्रकार की सॉइल जो है वो, सॉरी, मिट्टी में कौन से प्रकार की सॉइल, सॉरी, इंडिया में कौन-कौन से प्रकार की जो सॉइल्स है वो पाई जाती है, चलो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है जी, ओके। कहते हैं इंडिया में बहुत अलग-अलग प्रकार की सॉइल्स हैं, जिसमें बहुत अलग-अलग सबकी प्रॉपर्टीज है भैया, कहीं पर कोई सॉइल पाई जाती है, कहीं पर कोई सॉइल पाई जाती है। कहते हैं पुराने जो टेक्स्ट है जैसे कि अमरोक्ष वगैरह है, वहां पर 12 प्रकार के एग्रीकल्चर लैंड को डिफाइन करा हुआ है, उनको बेसिकली डाइवर्सिफाई करा हुआ है बेस्ड ऑन सॉइल फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब आप लोगों को पता होगा, उपजाऊता। कहाँ पर सॉइल जो है ज्यादा उपजाऊ है तो बहुत अच्छी क्रॉप ग्रो होगी, कहाँ पर सॉइल कम उपजाऊ है तो बहुत हल्की सी बेकार सॉइल ग्रो होगी। कहते हैं आज हम उन्हीं सब सॉइल्स को क्लासिफाई करते हैं 6 मेजर टाइप्स में। कितने मेजर टाइप्स में? 6 मेजर टाइप्स। एलुवियल सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट में, यानी कि जो आपकी ऊपर वाली सॉइल है, जिसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट सॉइल बोल देते हैं वैसे तो, या अल्पाइन सॉइल बोलते हैं, माउंटेन सॉइल बोलते हैं, वो हो गई आपकी। आप लोगों की रेड सॉइल, आप लोगों की होगी लेटराइट सॉइल, और आप लोगों की होगी आपकी ब्लैक सॉइल। ये जो 6 प्रकार की हमारी सॉइल्स होती हैं, इसको हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं और समझने भी वाले हैं। बहुत ऐसा उर्दू फारसी की आंख कुछ ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल सी है। कहते हैं सॉइल का और क्रॉप का लिंकेज क्या है भैया आपस में, बताने की जरूरत ही नहीं है। अलग अलग प्रकार की जो सॉइल होती है उसका अलग अलग फर्टिलिटी रेट होता है, और उसमें अलग अलग प्रकार की जो क्रॉप्स होती है फिर वो ग्रो होती है। जाहिर सी बात है, तो बहुत सिंपल सी बात है ना जी? देखो बच्चा, यहाँ पर आप लोगों को ये मैप दिखा रखा है आप लोगों के, यानी कि हमारे देश भारत का। इसी मैप के थ्रू हम यहाँ पर समझेंगे कि हाँ जी, कहाँ पर कौन कौन से क्रॉप्स हैं जो ग्रो हो रही है। ठीक है जी। ये देखो, आपको जो ब्राउन वाला पार्ट दिखा रखा है, कौन-सा वाला पार्ट है बच्चा ये? ब्राउन, हाँ जी मैडम जी, ब्राउन वाला पार्ट। तो ये जो ब्राउन वाला पार्ट दिखा रखा है, ये जो ऊपर है बिल्कुल, इंडिया सबसे ऊपर है, यहाँ पे आपकी ग्रो होती है बच्चा एल्पाइन सॉइल, ये जिसे हम बोलते हैं माउंटेन सॉइल, ये जिसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट सॉइल। ये बेसिकली क्या होती है भैया? जब फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग होगी आइस, बार-बार वही पत्थर है, बार-बार फ्रीज हो रहा है, बार-बार मेल्ट हो रहा है, बार-बार हवा लग रही है, बार-बार पानी लग रहा है, मॉसेस लगेंगे, लिकेंस लगेंगे और सॉइल फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ की जो सॉइल होती है बेसिकली, ये हमारी काफी थिन होती है, मतलब बल्कि पतली-पतली फाइन सॉइल है, लेकिन काफी रफ सा टेक्सचर होता है इसका। रॉकी सी होती है, बिकॉज़ रॉकी एरियाज़ में फॉर्म हुई है। इसे हम बोलते हैं क्या? आपकी फॉरेस्ट सॉइल। अच्छा जी, इसके ज़रा-सा हम लोग नीचे आएँगे। तो ये जो आपको ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है सारा का सारा, कौन-सा पार्ट दिख रहा है मैडम? हाँ जी, ग्रीन वाला पार्ट। तो ये जो आपको यहाँ पे ग्रीन पार्ट दिख रहा है सारा, ये आपकी हमारी कौन-सी? आपकी एलुवियल सॉइल। आप लोगों को ये पता है बच्चा कि जब भी, कि यहाँ से आप लोग क्या होता है, कई नदियाँ हैं जो फ्लो करती हैं ऐसे-ऐसे करके, आती हैं, नदियाँ आती हैं भैया, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदियाँ हैं जो यहाँ पे जो है वो फ्लो करती हैं। तो ये जब नदियाँ नीचे की तरफ आती हैं, तो अपने साथ सैंड, सिल्ट, क्ले सब लेकर आती हैं। लेकर आएँगी भैया, पानी है बहता हुआ आएगा ऊपर से, तो कुछ ना कुछ तो अपने साथ लेकर आएगा। बहुत पतले-पतले फाइन मटेरियल्स लेकर आएगा, और वो सारे ही मटेरियल जो होते हैं वो यहाँ आके डिपॉज़िट हो जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, बिकॉज़ ये प्रॉपर बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करके बहुत ही फाइन सॉइल अपने साथ लेकर आती है।
तो उसे हम बोलते हैं क्या आप लोगों की, आपकी एलुवियल सॉइल। सॉइल कौन सी बच्चा आप लोग ग्रीन वाली, ये आप लोगों की है बच्चा आपकी एलुवियल सॉइल, जो कि बहुत ज्यादा ही फर्टाइल, मोस्ट फर्टाइल जो आपकी यही वाली सॉइल होती है। अच्छा, इससे आप जरा लेफ्ट में जाओ यहाँ पर, तो आप लोगों को ये दिख रहा है येलो वाला एरिया। इस येलो वाले एरिया को बच्चा हम लोग बोलते हैं आपकी डेजर्ट सॉइल, यानी कि आप लोगों की एरिड सॉइल। अब ये क्या है, नाम से ही पता है, अगर ये एरिड सॉइल है यानी कि बहुत बंजर भूमि है ये, तो बिल्कुल भी फर्टाइल जो है ये नहीं होगी। तो वही यहाँ पर कहते हैं कि मिट्टी के उससे बनी होती है बेसिकली, बहुत ही कम पानी इनके पास होता है, तो सैंडी जो है बन जाती है ये, और ये बिल्कुल भी फर्टाइल ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। यहाँ पे आपको देखा है, आपको ऐसे ही आपको कोई क्रॉप वगैरह ग्रो तो होती नहीं डेजर्ट वाले एरियाज में, या होंगी तो बहुत ज्यादा पानी चाहिए होगा उनको, तो वो वाली जो है ये क्रॉप्स यहाँ पर दिखा रखी है। ये भी देखो जो ब्राउन वाला पार्ट है ये भी आप लोगों का वही है। अब जरा नीचे आप लोगों की आ रही है लाल लाल से सॉइल, मैडम लाल लाल पानी, लाल लाल पानी नहीं, लाल लाल मिट्टी है, रेड सॉइल जिसे हम बोलते हैं। देखो रेड सॉइल आप लोगों को यहाँ पे दिखा रखी है। रेड सॉइल क्या होती है, बेसिकली ये ऐसी सॉइल है जो सॉइल में आयरन है, क्या है, आयरन का कंटेंट मिला हुआ, आयरन का मिनरल जो है, आयरन के मिनरल्स यहाँ पे काफी पाए जाते हैं। और आयरन जब पानी के साथ या हवा का जब कांटेक्ट में आता है, वो फॉर्म करता है आयरन का ऑक्साइड, आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में। और तभी जो इसका कलर वो कैसे हो जाता है भैया, लाल लाल पानी, लाल लाल खून, खून नहीं मिट्टी की बात कर रहे हैं, तभी जो इसका कलर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। और ये भी इतनी फर्टाइल एज सच तो नहीं होती है, बिकॉज मैंने वही बोला कि इसमें आयरन है, मिल जाएगा पानी के साथ या हवा के साथ, तो वो लाल जो है कलर वो ले लेगा। ठीक है जी। यहाँ पे देखो आप लोगों को इधर वाले एरियाज में भी यहाँ पे ग्रीन वाली सॉइल देखने को मिल रही है, यहाँ वाले एरियाज में, ठीक है। यहाँ पर भी क्यों है, बिकॉज आप लोगों को पता है जो यहाँ पे नदियां हैं बहुत सारी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, ये सब नदियां, कृष्णा मैंने ऊपर बना दी, हाँ महानदी है, बल्कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ऐसे आता है। तो जब ये नदियां आती हैं, तो नदियां मैंने वही बोला अपने साथ सैंड सिल्ट क्ले लेकर आती है, और यहाँ पर आकर उस सारे ही सैंड सिल्ट क्ले को डिपॉजिट कर देती है। और क्योंकि पूरी एल्यूवियल सॉइल होगी ही वहां पर जहां पे नदियां आकर कुछ ना कुछ डिपोजिशन कर रही होंगी, यहाँ ब्रह्मपुत्र आती है ऊपर से, तो वो कुछ डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, तो वहीं पर ये फॉर्म होती है आपकी एलुवियल सॉइल। एक यहाँ पे दिखा रखी है बच्चा आप लोगों को, इधर आपकी लेटराइट सॉइल, यहाँ पर क्या है ये, लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल बेसिकली ऐसे एरियाज में होगी, आप देख रहे हो मेघालय में है बेसिकली, यहाँ पर है जहां से ये इसकी ब्रांच आती है साउथ वेस्ट मानसून की, एक ब्रांच यहाँ आती है तो आपके वेस्टर्न वाले घाट्स में आपको मिलेगी लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल क्या होती है, ऐसी सॉइल जो कि बहुत ज्यादा पानी मिलने की वजह से, बहुत ज्यादा पानी इसको मिल गया, तो जो भी इसके न्यूट्रिएंट्स थे वो सब यहाँ पे लीच हो चुके हैं। लीच हो चुके हैं मतलब यहाँ से छोड़कर इसको जा चुके हैं, जिसे हम बोलते हैं लीचिंग। तो यहाँ से न्यूट्रिएंट जो सारे वॉश अवे हो चुके हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं आपकी लेटराइट सॉइल। क्या बोलते हैं बच्चा इसे हम लोग, आपकी लेटराइट सॉइल। एंड एट द एंड आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है आपकी ब्लैक सॉइल, जो कि लावा से, इग्नियस रॉक से आपकी बेसिकली ये फॉर्म हुई है। एंड आपको ये आपके डेक्कन ट्रैप यानी कि जो पेनिनसुला वाला एरिया है, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रही है ब्लैक सॉइल। इसमें आप लोग को पता होगा कॉटन जो है सबसे अच्छी ग्रो हो जाती है। ठीक है जी। एंड दैट वाज द मेजर डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। 6 टाइप्स ऑफ सॉइल्स। सबसे ऊपर जो आपकी है माउंटेन सॉइल, उससे नीचे आप लोग एलुवियल सॉइल जहां पर भी वो पानी आ रहा होगा, यहाँ पे साइड में आप लोगों की एरिड सॉइल, यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिलेगी लेटराइट सॉइल, यहाँ पर बीच में आपकी रेड सॉइल, एंड यहाँ पे आप लोगों की है डेक्कन ट्रैप वाली ब्लैक सॉइल। आपको ये 6 प्रकार की सॉइल जो आपको देखने को मिलती है, ये आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हो कि हाँ जी कहाँ पर कौन से एरियाज में क्या क्या जो वेजिटेबल्स वगैरह है या कौन कौन से क्रॉप्स है वो यहाँ पर ग्रो होती है। तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन आप लोग आराम से कर सकते हो कि हाँ जी जैसे ब्लैक सॉइल में क्या क्या ग्रो हो रहा था, है ना, लेटराइट सॉइल है पर्पल वाली, तो यहाँ पर क्या ग्रो हो रहा है, यहाँ पर ये ब्लैक सॉइल में क्या क्या ग्रो हो रहा है, कॉटन वगैरह आपको दिखा रखा है। ये सब जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि आखिर कौन से सॉइल में कौन कौन सी क्रॉप्स जो ग्रो होती है मेजरली, बट आपको सॉइल्स के बारे में पता होना चाहिए। एंड फिर आपको एक एक दो दो क्रॉप आप हर सॉइल में ग्रो होने वाली याद रख सकते हो। ठीक है जी, क्लियर हो गया। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट आपका रहेगा पार्ट 2 इस चैप्टर का, वहां से हम पढ़ेंगे, आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट करेंगे नर्चरिंग द सॉइल वाले में। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप लोग पहले की तरह वीडियोस को बहुत प्यार दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाओ। एंड थैंक यू सो मच बच्चा, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।